हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे इश्क मासूम है का पार्ट 2। एकदम गाड़ी को ब्रेक लगी थी। मेरा सिर डिशवॉश से लगते लगते बचा था। ज़ियान कहने लगा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, ऐसे भी क्या कह दिया है? कहने लगा, जो आज कहा है आइंदा कभी सोचना भी मत। तुमसे मुझे क्या लगती है तुम अच्छे तरीके से जानती हो। मैंने कहा, तो ज़रा ज़रा सी लड़ाई झगड़ों पर दिल में नफ़रत पालते हो मेरे लिए। कहने लगा, नहीं पालता, लेकिन मुझे तुम अच्छी भी नहीं लगती हो, और वैसे भी खुद को कभी आईने में गौर से देखना भी मेरी जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, मुंह धोया है कभी डैशिंग पर्सनालिटी। गाड़ी चलाओ। उसने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की। हम लोग घर वापस आ गए। वलीमे के फंक्शन पर मैं बहुत अच्छा तैयार हुई थी। सबने मेरी तारीफ़ की थी। दिल ही दिल में मैं यही सोच रही थी कि ये अपने आप को समझता क्या है। सिर्फ मेरी रंगत ही तो हल्की सी गुंडमी है, बाकी तो मैं ठीक ठाक हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि मैं जितना मर्जी में ज़ियान से लड़ लेती, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भी रखती थी। हाँ, लेकिन कोई तूफ़ान मोहब्बत नहीं थी। अलबत्ता वलीमा पर मेरे चची और चचा मुझे अपने साथ बिठाकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ज़ियान का छोटा भाई कॉलेज में था, लेकिन था 12वीं जमात में, और मेरा बीए कंप्लीट होने वाला था। और मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करता था। बदतमीज़ सिर्फ ज़ियान था। आज तक कभी किसी ने मेरी रंगत पर चोट नहीं की थी, ना ही हमारे ख़ानदान में कभी रंगत पर ताने दिए जाते थे, ना ही बचपन से मुझे अब तक किसी ने ये एहसास दिलाया था कि सब कज़न्स में से मेरी रंगत कुछ कम थी। अतीका की रंगत बहुत सफ़ेद थी, बिल्कुल दूधिया, और मेरे छोटे भाई का भी रंग बहुत साफ़ सुथरा था, गोरा था। बाकी सबका भी सिर्फ एक ज़ियान था जो कभी कभी मुझे काली कलौटी, काली बिल्ली, रास्ता काट गई, अब पता नहीं क्या होगा, इस किस्म के जुमले कसता था। लेकिन मैंने उसकी बातों पर ना तो कभी बुरा माना था, ना मुझे कभी फ़र्क पड़ा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब कुछ कहता है। बहरहाल कुछ दिन बाद ही ज़ियान अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद और मरी वगैरह चला गया था। अफशीन की भी शादी हो गई थी, इसलिए ताई अम्मा को अगर किसी काम की ज़रूरत होती तो मुझे ही आवाज़ देती थी। कहती थी कि जब से अफशीन गई है मैं तो बौखला के रह गई हूँ, और जब से अतीका से दानिश का रिश्ता तय हुआ है वो तो ऊपर आती ही नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं ताई अम्मा, मुझे बता दे क्या करना है। कहने लगी, हाँ, मेरी घुटनों में आज बहुत दर्द है, ऐसा 5-6 रोटियाँ बना दो। रोटी बनाते हुए तो मेरी जान जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि नक्शे बन जाते थे, सब मजाक उड़ाते थे। ताई अम्मा की तो खैर थी, और ताया अब्बा अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन दानिश भाई, वो तो बहुत नुक्स निकालते थे। उनकी तो ज़रा सी चीज़ ख़राब हो जाती तो बहुत डांटते थे। बहरहाल मैंने इनकार नहीं किया। किचन में आ गई और फ्रिज में से आटा निकाला, तवे के नीचे आग जलाई। रोटी जब बेली तो 1000 कोशिश के बावजूद गोल नहीं थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि इस रोटी को मैं गोल कैसे करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक प्लास्टिक का बाउल पकड़ा, बेली हुई रोटी को ऊपर उल्टा करके रख दिया, फिर छुरी से उसके किनारे काट कर उसे बिल्कुल गोल कर लिया। फिर बड़ी एहतियात से पकड़कर मैंने तवे पर डाली। पहली बार मेरी अकल की वजह से रोटियाँ गोल बनी थी, और मैं बड़ी खुश थी। कुछ ही देर में ताया अब्बा और दानिश भाई भी वापस आ चुके थे। मैंने कहा, अच्छा ताई अम्मा, मैं नीचे जाती हूँ। ताया अब्बा कहने लगे, क्यों भाई, तुम नीचे क्या करने जा रही हो? मैंने तो रोटियां बनानी थी ताया अब्बू, वो तो मैंने बना दी। कहने लगे, हमारे साथ खाना खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही नीचे जाती थी तो चची किचन में घुस जाती, खाना खा कर ही आती थी, और ऊपर आती तो ऊपर भी खाना खा लिया करती थी, और ऐसा हम सब कर लिया करते थे। कोई भी हमें ये नहीं कहता था कि अपने घर पर ही खाओ, हमारे घर क्यों खा रहे हो। बहरहाल मैं भी बैठ गई। रोटियां देखकर मेरे ताया अब्बा कहने लगे, वाह, इतनी गोल रोटी तो आज तक कभी तुम्हारी ताई अम्मा ने नहीं बनाई। मैं बड़ी खुशी थी, क्योंकि तारीफ़ दानिश भाई ने भी की थी, वो भी पहली बार। मैंने सोच लिया कि अब जब भी रोटी बनानी पड़ेगी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ताकि अम्मा भी मेरी तारीफ़ करें। खाना खाने के बाद मैं नीचे जाने लगी तो दानिश भाई कहने लगे, मेरी बात सुनो, ज़रा कमरे में आना। उनकी गैर मुतवक्कर सी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी कि मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रहे हैं। बहरहाल मैं चली गई। उन्होंने साइड टेबल के दरवाजे से एक गिफ्ट पैक निकाला जो बिल्कुल कवर था, पैक था। मैं बड़ी खुश हुई कि शायद गोल रोटी पकाने की खुशी में मुझे तोहफ़ा मिल रहा हो। वो कहने लगे, ये अतीका को दे देना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लाए, मैं दे दूँगी। उन्होंने मुझे वो डब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा, इसका कमीशन? कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, आपका तोहफ़ा नीचे तक ले जाने का किराया भी तो होना चाहिए ना। वो मुस्कुराने लगे, फिर जेब में से एक चॉकलेट निकाल के मुझे दे दी। मैंने कहा, आपने फिर मुझे बच्चा समझ रखा है।
दानिश भाई कहने लगे, तुम मेरे लिए बच्ची ही हो, पता है कितनी छोटी हो मुझसे। ये कहकर मेरे रुखसार को थपथपाया था। मेरे हाथ में चॉकलेट पकड़ा दी। कहने लगे, आज इस पर गुजारा कर लो, अगली बार तुम्हें भी गिफ्ट ला दूंगा। मैंने कहा, ये हुई ना बात। और देखिए, अतिका से ज़्यादा कीमती मेरा तोहफ़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी इकलौती साली हूँ। वो हंसने लगे। कहने लगे, हाँ, तुम्हारे लिए मैं कोशिश करूँगा, अच्छा तोहफ़ा लाया करूँगा, लेकिन जो बात होने वाली बीवी की है वो होने वाली साली की तो नहीं हो सकती ना। इस साल का तोहफ़ा मैं दिल से लेकर आता हूँ। मैंने कहा, तो कोई बात नहीं, मेरा तोहफ़ा आप फेफड़ों से ले आइएगा, मगर महंगा होना चाहिए, मैं वो भी रख लूँगी। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंसने लगे थे। कहने लगा, बहुत शरारती हो गई हो, चलो जाओ यहाँ से। मैं नीचे आ गई। अतिका टेबल से खाने के बर्तन उठा रही थी। सब लोग खाना खा चुके थे। कहने लगी, ये तुम क्या मुंह उठा के कभी ऊपर कभी नीचे मंडराती रहती हो, अपने घर पर नहीं रह सकती। मैंने कहा, ज़्यादा बातें मत सुनाओ, ये देख रही हो। मैंने इसे गिफ्ट पैक दिखाया। कहने लगी, अब ये कहाँ से लेकर आई हो? ज़रूर ताया अब्बा से मांग कर लाया होगा तुमने। जितनी तुम मांगती हो ना अलमीरा, हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, शट अप, ये तू कैसी ख़ास बंदे ने मुझे दिया है, किसी ख़ास को देने के लिए? मैंने मुस्कुराते हुए मानाखेज अंदाज में कहा। शायद वो समझ गई थी, लेकिन चुपचाप बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। मैं उसके पीछे गई। वो सिंक पर सारे बर्तन रखकर धोने लगी। मैंने कहा, सोचो सोचो अतिका, दानिश भाई ने तुम्हें इसमें क्या दिया होगा? मुझे तो लग रहा है कोई ज्वेलरी सेट होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जानबूझकर पूछा। कहने लगी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं पता? पता है ना लड़के लड़कियों को मंगने के बाद क्या तोहफे देते हैं। वो कहने लगी, मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या तुम्हारे सामने खोल लूँ, या फिर तुम अकेले में खोलना चाहती हो? कहने लगी, ऐसी भी क्या चीज़ हो सकती है, खोल लो। मैंने कहा, नहीं भाई, तुम्हें दिया है, तुम ही खोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये तुम्हारे साइड टेबल के दरवाजे में रख रही हूँ। ये कहकर मैं बाहर आ गई। कमरे पर आकर मैंने उस तोहफ़ा को साइड टेबल के दराज पे रख दिया। अब ऐसा ही होता था, जब भी दानिश भाई को अतिका को कुछ देना होता, उन्हें मैं ही याद आती थी। साथ ही मुझे भी कुछ ना कुछ देते थे। मैं वो तोहफ़ा अतिका को दे देती, वो दराज में रख देती। मैंने कभी ये नहीं पूछा था कि दानिश भाई ने तुम्हें क्या दिया। अच्छा नहीं लगता, उनकी आपस की बात थी। मेरा 1 महीना बहुत मुश्किल से गुजरा था। लग रहा था पूरा घर खाली है, क्योंकि ज़ियान घर पर नहीं था। जिस दिन वो आया हम सब लोग नीचे थे और वो सबके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर आया था। मैं उसके बराबर में ही बैठी हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि वो मेरे लिए क्या लाया है। सबसे पहले उसने अतिका की तरफ एक गिफ्ट पैक बढ़ाया। कहने लगा, ये तुम्हारे लिए। वो कहने लगी, क्या ज़रूरत थी ज़ियान? ज़ियान कहने लगा, ले लो, अब मैं ले आया हूँ। उसने पकड़ लिया। फिर उसने चची को भी गिफ्ट पैक पकड़ाया, फिर चचा को भी, फिर दोनों बहन भाइयों को, मेरे छोटे भाई को, यहाँ तक कि ताई अम्मा ताया अब्बा के साथ साथ अफशीन और उसके शौहर के लिए थे वो फिर पकड़ा दिए। दानिश भाई को भी दे रहा था। वो कहने लगे, तुम मुझसे छोटे हो, क्यों ले आए हो मेरे लिए? कहने लगा, नहीं, सबके लिए लाया हूँ, तो आपके लिए भी ले आया। देखे ना, वो उनके लिए घड़ी लेकर आया था। फिर सबको तोहफे देने के बाद कहने लगा, अब मैं इसमें से कुछ नहीं है, बस मेरे कपड़े हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने कहा, ओह हेलो, मैं रह गई हूँ, मेरे लिए तोहफ़ा नहीं लाए? कहने लगा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा, ज़ियान के बच्चे। मैंने उसके बाजू पे थप्पड़ मारा था। चची कहने लगी, इतनी बुरी बात है, सबके लिए ले आए हो, यहाँ तक कि मुलाजिमा के लिए लाए हो, तो मेरी बच्ची के लिए क्यों नहीं लेकर आए? वो कहने लगा, क्योंकि मेरी नज़र में इसकी अहमियत एक मुलाजिमा जितनी भी नहीं है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? कहने लगा, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। बड़ी संजीदगी से कह रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। सबके लिए चीज़ें लेकर आया था, बस एक मेरे लिए कुछ नहीं लाया था। खाना सबका चची की तरफ ही था, लेकिन मैं ऊपर का ज़ेना चढ़ गई। सब ने आवाज़ें दी कि खाना खा लो। चची कहने लगी, तुम मेरा तोहफ़ा रख लो, लेकिन मैंने नफ़ी में सर हिलाया और ऊपर चली गई। पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। क्या मैं इतनी ज़्यादा गैरहम थी, इसलिए कि ये जानबूझकर नहीं लाया होगा? लेकिन फिर भी लाना तो चाहिए था। मैं खुद ही से सवाल जवाब कर रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुला। सामने ज़ियान खड़ा हुआ था। मैंने कहा, यहाँ क्यों आए हो? जाओ नीचे जाकर बैठो। लेकिन वो अंदर आ गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ की पुश से अपने आंसुओं को साफ किया। कहने लगा, ओहो, मुझे नहीं पता था कि तोहफ़ा ना मिलने के गम में तुम रोने बैठ जाओगी। मैंने कहा, जी नहीं, इतनी भी अहम नहीं हो तुम मेरे लिए। वो तो वैसे ही मेरी आँख में कुछ चला गया था। मैं बार बार अपनी आँखों को रगड़ रही थी।
मैं क्यों रोती? इसके लिए इतना बदतमीज़ था वो। कहने लगा क्या अच्छा तो तुम्हारी आँख में ऊपर आते ही कमरे में बैठते ही पत्थर पड़ गया था जो तुम्हारी आँखों से नया बहने लगी। मैंने कहा मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम इस बात से ही नहीं करनी। इसलिए पहले कि मैं उठ खड़ी होती इसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया। फिर जेब से एक छोटा सा गिफ्ट पैक निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। लो ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा अच्छा सच में नहीं चाहिए, ले जाऊँ वापस? मैंने कहा हाँ ले जाओ वापस। कहने लगा फिर सारी रात रोती रहोगी, रख लो। जब सबके लिए लाया था तो तुम्हारे लिए भी साथ ही लाना था। वो बात कर ही रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अतीका भी अंदर आकर बैठ गई। ज़ियान मुझसे ही बात करता रहा। कहने लगा जब तक तुम्हें तंग न कर लूँ मुझे खाना ही हज़म नहीं होता, इसलिए सोचा कि इतने आराम से तोहफ़ा देने पर मज़ा नहीं आएगा। पता है मैंने तुम्हें वहाँ जाकर बहुत मिस किया। उसकी बात पर मुझे धचक्का सा लगा था। मैंने बर्जिश्ता उसकी तरफ देखा। कहने लगा तुमसे लड़ना झगड़ना मुझे बड़ा याद आया। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें सिर्फ फसाद और लड़ाइयाँ ही याद आई? मैं तो याद नहीं आई। कहने लगा नहीं, तुम भी बहुत याद आई, इसलिए तो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल तोहफ़ा लेकर आया हूँ और तुम्हें ख़ास तौर पर ऊपर देने आया। इसकी बातें मुझे कुछ अलग अलग सी लग रही थी। ऐसी बातें पहले तो कभी नहीं करता था। बहरहाल फिर वो नीचे चला गया। अतीका कहने लगी देखिए तो सही लाया क्या है। पहले उसने अपना तोहफ़ा खोल के देखा। बहुत प्यारे खूबसूरत सी कंगन थे। मैंने कहा ये तो बहुत प्यारे हैं। कहने लगी हाँ बहुत प्यारे हैं। फिर बंद करके रख दिए। कहने लगी तुम दिखाओ तुम्हारे लिए क्या है। मैंने जब गिफ्ट बैग खोला तो उसके अंदर सिर्फ एक टॉफ़ी थी। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। कमीना कहीं का, यह तोहफ़ा लेकर आया है मेरे लिए। अतीका हंसने लगी। मैंने कहा बहुत दांत निकल रहे हैं ना तुम्हारे। कहने लगी तुम ये रख लो, तुम पहन लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी नहीं, मैं क्यों पहनूंगी, मैं ये टॉफ़ी खा लूँगी। वो लाया तो मेरे लिए है ना, मुझे इसकी टॉफ़ी भी बुरी नहीं लगती। जैसे ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ मैं सोच रही थी कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ, लेकिन चचा चाची जी रात को हमारे घर आ गए और मैं हैरान हुई कि रात के इस वक्त हमारे यहाँ क्यों आए थे। वह मुस्कुराए जा रहे थे। मैं अभी उनके बराबर में जाकर बैठ गई। मैंने कहा चाय बनाऊँ आपके लिए। कहने लगी हाँ चाय तो पीने आए हैं, वो भी तुम्हारे हाथ की। मेरी वालिदा कहने लगी फिर तो खुदा खैर ही करे जो तुम इसके हाथ की चाय पीने आई हो। मेरी माँ कोई कसर नहीं छोड़ती थी जहाँ मेरी बुराई ना कर ले। मेरी चची कहने लगी भाभी आप भी क्या हर जगह शुरू हो जाती हैं। बच्ची अपनी तरफ से तो काम ठीक करती है, अब ख़राब हो जाता है उसमें अलमीरा का तो कोई कसूर नहीं। मैंने कहा सुन लिया, अम्मा चची कितनी अच्छी सोच रखती हैं, बिल्कुल एक माँ जैसी। आप मुझे कभी नहीं समझ सकती, चची समझ जाती हैं। वह हंसने लगी। चचा कहने लगे मुझे तो मेरी बच्ची वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। भाई साहब ऐसा करें कि ऐसे आप मुझे दे दें। मेरी वालिद मुस्कुराने लगे। मेरी माँ कहने लगी हाँ हाँ ले जाओ, जब तुम्हारे घर के सारे बर्तन टूटेंगे ना तो खुद ही हाथ पकड़ के ऊपर छोड़कर आ जाओगी। मैंने बुरा सा मुंह बनाया था। मेरे चचा हंसने लगे। कहने लगा मेरी बच्ची पर सारे बर्तन कुर्बान, तो फिर आप लोगों की इजाज़त है मैं सच में अलमीरा को ले जाऊँ। मेरे वालिद कहने लगे तुम्हारी ही है, हमारे बच्चों में कोई फ़र्क थोड़ी है। कहने लगे ठीक है, आज के बाद अलमीरा मेरे ज़ियान की अमानत है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था और ऐसे ही झटका शायद मेरे माँ बाप को लगा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह सीधे होकर बैठे थे। मेरी वालिदा कहने लगी शाहजहाँ ये क्या कह रही हो। मेरी चची कहने लगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तो वैसे भी अलमीरा बहुत पसंद थी। अब तो खैर ज़ियान ने भी फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया है तो मैंने सोचा मैं अभी अपने घर में बहू ले आऊँ। मेरी वालिदा उन्हें देखे जा रही थी और हैरान भी मैं थी। मेरे वालिद कहने लगे मैंने तो अभी अलमीरा के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रही है। मेरी चची कहने लगी लेकिन मुझे तो जल्दी शादी चाहिए थी भाई साहब, मैं ज़ियान की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए और कितना खुश होना चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, तभी रिश्ता भेजा है। बहरहाल मैं अपने कमरे में उठकर चली गई। खैर रिश्ता पक्का हो चुका था। चचा चची के जाने के बाद जब अतीका कमरे में आई तो काफ़ी चुप सी थी। मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा चचा चची कभी ऐसे भी बात कर सकते हैं। कहने लगी यकीन तो हम सबको भी नहीं आ रहा। तुम बताओ क्या तुम्हें ज़ियान पसंद है। मैंने कहा इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है।
लड़ मर कर गुजर ही जाएगी हमारी ज़िंदगी। सच्ची बात यह थी कि वो मुझे अच्छा लगता था। मैंने दिल में सोचा कि ये मौसूफ को मेरे इस्लामाबाद जाकर ये एहसास हुआ है कि इसलिए मैं कितनी अहम हूँ, तभी तो मुझे मिस कर रहा था। अतिका कहने लगी, देखो कज़न का लड़ना झगड़ना अलग है और लड़ते झगड़ते ही मियाँ बीवी बन के ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सच पूछो तो मुझे वो अच्छा भी लगता है। अतिका पूछने लगी, कितना अच्छा? मैंने कहा इतना अच्छा कि उसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुराई थी। कहने लगी तो अच्छी बात है। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़ियान मेरे लिए रिश्ता भी भिजवा सकता है। बहरहाल एक हफ्ते बाद हमारी मंगनी थी। चच्ची मुझे अपने साथ बाज़ार लेकर गई थी। मंगनी की सारी चीज़ें मेरी पसंद से आई थी। मंगनी की रस्म में पहले पहले ज़ियान ऊपर नहीं आया था। बहरहाल हमारी मंगनी एक हॉल में की गई थी। जब मेरे बराबर बैठा तो दिल में बहुत कुछ हो रहा था, अच्छा लग रहा था। दानिश भाई कहने लगे, अब ये ना हो कि शादी के बाद तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहना। ज़ियान कहने लगा, लड़ने के लिए तो इससे शादी कर रहा हूँ, इसका जीना हराम करके रख दूँगा। मैंने ये भी लिहाज नहीं किया कि मैं मंगनी की दुल्हन में बन बैठी हूँ। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मैंने कहा बाद में पता चलेगा कि तुम कौन किसका जीना हराम करेगा। मेरी बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा क्या। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे वो बात मजाक से नहीं कह रहा हो, बड़ी संजीदगी से कह रहा है। बहरहाल शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि बाद में वो मुस्कुराने लगा, लेकिन मेरा दिल पहली बार बड़ी ज़ोर से धड़का था। मुझे लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहा। कुछ ही देर में चची आ गई। कहने लगा, ये लो ज़ियान, अलमीरा को अंगूठी पहना दो। अंगूठी उसने पकड़ ली थी, फिर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ पर इतना अपना हाथ थमा दिया। उसने मुझे अंगूठी पहनाई, फिर मैंने भी पहना दी। हमारी बहुत सी तस्वीर खींची गईं। मुझे लगा शायद मेरा वहम था। दानिश भाई और अतीका भी तस्वीर बनाई गई थी। फिर सब लोग हमारे मिठाई खिलाने लगे। बहरहाल मंगनी की रस्म भी ख़त्म हो चुकी थी। खाना वाना खाने के बाद जब हम अपने अपने घरों में वापस आए तो मुझे कपड़े बदलने के वक्त बहुत जल्दी थी, क्योंकि हमारे मंगनी की मौसम गर्मी में हुई थी और इतना फैंसी ड्रेस पहनकर मुझे उलझन सी हो रही थी। लेकिन वॉशरूम में अतीका थी। काफ़ी देर में उसका इंतज़ार करती रही। फिर आखिर मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। मैंने कहा, जल्दी भी करो यार, क्या कर रही हो? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। कहने लगी, बस आ रही हूँ। जब वो बाहर आई तो मुंह धुला हुआ था, फिर आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, कुछ नहीं। वह काजल लगाया था ना, तुम्हें तो पता है उससे मेरी आंखों में एलर्जी हो जाती है, रेड हो जाती है। मैंने कहा, अच्छा, पहले तो कभी नहीं हुई। कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? मुझे हर बार ऐसे ही होता है। मैंने कहा, ठीक है, होती होंगी, मैंने कभी गौर नहीं किया। मैंने अपने कपड़े चेंज किए। रात को ज़ियान पहनाई हुई अंगूठी अपने हाथ में देख रही थी। जाकर तो अतिका भी रही थी, मेरे हाथ की अंगूठी की तरफ देख कर ही रही थी। कहने लगी, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा, देख रही हूँ कि इस कंजूस ने मुझे अंगूठी सोने की पहनाई है या फिर चांदी की अंगूठी पर सोने का पानी भरवा कर मेरे हाथ में पहना दी है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। मेरी बात पर वो कहने लगी, बुरी बात है, ये चची ने खरीदी होगी यकीनन। मैंने कहा, हाँ, अगर चची ने खरीदी है तो फिर मैं उनके खुलूस पर शक नहीं कर सकती, लेकिन ये जो ज़ियान का बच्चा है ये इतना अच्छा नहीं है। यकीनन अंगूठी चांदी की है। मैंने अभी बात कर रही थी जब मेरे फ़ोन पर ज़ियान का कॉल आने लगा। मैंने कहा, अब ये क्यों फ़ोन कर रहा है? अतिका कहने लगी, बात करनी होगी तुमसे, कर लो। पहली बार मैंने सोच में पड़ी थी, क्योंकि हमने हमेशा लड़ाई की थी। हमने क्या? अतिका यार, मैं क्या बात करूँगी? मैंने तो हमेशा इसके साथ लड़ाई की है। प्यार मोहब्बत वाली बातें तो मुझे आती नहीं। वह कहने लगी, मुझे क्या पता, मुझे नींद आ रही है। वह करवट बदल चुकी थी। मैंने फ़ोन उठाया। कहने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? कहने लगा, सोई नहीं अभी तक? बड़े आराम से बात कर रहा था। मैंने कहा, सो जाऊँगी जब मुझे नींद आएगी। कहने लगा, इसका मतलब तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही है। उसकी बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी, शायद इसलिए कि हमने कभी आपस में ऐसी बात ही नहीं की थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो नींद आ जाएगी, अभी आ रही है। तुम बताओ, फ़ोन क्यों किया था? कहने लगा, एक मंगेतर अपनी मंगेतर को क्यों फ़ोन करता है? उसकी बात पर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, देखो, ये मंगेतर मंगेतर ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी बातें नहीं करूँगी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो करनी है, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया है, तुम्हारे साथ ऐसी वैसी बातें करने के लिए। मैंने कहा, ज़ियान के बच्चे, मेरे साथ बिल्कुल तमीज़ के साथ रहना, समझे ना? मुझसे नहीं होती ऐसी बातें।
और मैंने चचा को जाकर बता दूंगी। आपका बेटा रात को मुझे फ़ोन करके तंग करता है। वो हंसने लगा, कहने लगा शादी के बाद भी यही कहोगी? मैं तुम्हारे कमरे से बाहर जा रही हूँ, चची को जाके बताती हूँ आपके बड़े बेटे को मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे किसकी बात होगी, इसकी बात तो मेरी होश उड़ाने शुरू किए थे। मैंने फ़ोन बंद कर दिए। बेशरम बदतमीज़, मैंने मुंह में बड़बड़ाया था। अतिका ने करवट मेरी तरफ करने लगी। अब क्या हुआ, सोने भी दो यार। मैंने कहा तुम्हें सोने की पड़ी हुई है। मैंने तो उस लड़के के तेवर देखकर हैरान हूँ। कहा तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब गंदी बातें कर रहा है। मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। आज के बाद मैं उसका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगी। मैंने फ़ोन ऑफ़ किया और तकिए के नीचे रख दिया। चंद रोज़ बाद ताई अम्मा कहने लगी, मैं दानिश भाई के कमरे की अलमारी ठीक कर रही थी। खैर कपड़े तो मुझे भी कोई ख़ास तय करने नहीं आती थी, लेकिन बहरहाल जैसे कैसे कर रही थी। जब वो कमरे में आए और कहने लगे, यह क्या कर रही हो? मैंने कहा था ताई अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आपके कपड़े तय कर रही हूँ। उन्होंने शर्ट देखी, कहने लगे ऐसा तय करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं तो वैसे ही करती हूँ, बल्कि आपको तो अच्छे तरीके से कर रही हूँ। आपने तो यूं ही लपेट अलमारी में फेंक दिया था। मेरी बात सुनकर कहने लगा, क्या होगा तुम्हारा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। चची है ना, और ज़ियान भी ऐसे ही है। कहने लगे, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा, पूरे घर का तुम लोग कबाड़ खाना बना के रख दोगे। मैंने कहा कम अज़ कम आपके घर में वैसा नहीं होगा। मेरी बहन बहुत सलीका शुआर है, बेतरतीब तो बस मैं ही हूँ। वो हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हारी बहन ने तो मंगनी की अंगूठी पहनते ही मुझे एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने कहा क्या मतलब? कौन सी इम्तिहान में डाल दिया है? कहने लगे, ज़ियान को देखा तुमने, बड़े आराम से ऊपर आचा जाता रहता है, तुम नीचे चली जाती हो। मैंने कहा हाँ, तो तुम कौन सा पहली बार जा रही हो? वह कहने लगे, लेकिन अतिका बिल्कुल भी ऊपर नहीं आती। लगता ही नहीं कि वो हमारे दरमियान मंगेतर के अलावा भी कोई और रिश्ता है। मैं इसका कज़न भी तो हूँ, मेरी माँ उसकी ताई अम्मा है, तो भी तो लगती है ना। नीचे कभी चला भी जाऊँ तो कमरे में छुप जाती है। दिल चाहता है कि इंसान कुछ बातचीत करे। मैंने कहा तो ये बात है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपका मसला चुटकियों में हल कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा वो कैसे? मैंने कहा मैं अम्मी से इजाज़त ले लूँगी, फिर आपसे अतीका के साथ किसी आइसक्रीम पार्लर चले जाइएगा या किसी रेस्टोरेंट में खाने खा लीजिएगा, बात भी कर लीजिएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगे, अगर तुम ऐसा करवा दो तो शादी पर मेहंदी का जोड़ा मेरी तरफ से। मैंने कहा सच्ची? वादा करें। मैंने अपना हाथ आगे नहीं, उन्होंने भी मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। कहने लगा, पक्का वादा? मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा ये कपड़े आप खुद तय करें, अब मैं जाकर आपका ये वाला काम करती हूँ। वो कहने लगे, अच्छा ठीक है जाओ। वैसे भी जिस तरह तुमने इस कपड़े तय किए हैं, खुदा की पनाह है। मैं नीचे आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने वालिदा को इस बात पर राज़ी किया था कि आखिर दोनों कज़न भी तो हैं, कुछ नहीं होता, जाने दी इन्हें खाना खाने के लिए। मेरी वालिदा कहने लगी, तुम्हें पता है कि ऐसी बातें हमारे ख़ानदान में पसंद नहीं की जाती। मैंने कहा, अम्मी दौर पता नहीं है कहाँ से कहाँ चला आ गया, अब वहीं के वहीं। अरे कुछ नहीं होता, ज़ियान भी तो ऊपर आ जाता है, मैं भी तो चची के घर चली जाती हूँ। वो कहने लगी, पहले अपनी बहन से पूछ लो, वो तो ऐसा पर्दा कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो। मैंने कहा उसको मैं सेट कर लूँगी, बस आप मुझे बताएं, आपकी तरफ से तो इजाज़त है ना? कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं भला क्यों इनकार करूँगी। कमरे में जाकर मैंने अतिका से कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। वो कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, तुम इतने सवाल क्यों करते हो? मैंने अपने दोस्त के घर जाना है, तुम भी चलो। क्या तुम दुखी आत्मा बनी बैठी रहती हो? चलो जल्दी से तैयार हो। कहने लगी, तुम अपने दोस्त के साथ एंजॉय करोगी तो मैं यूँ बैठे क्या करूँगी? मैंने कहा, तुम मच्छर मारना, मक्खियाँ उड़ाना, कुछ भी करना, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने अलमारी से उसके कपड़े निकाले। मैंने कहा, ये पहन लो, ये बहुत अच्छा है। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, कढ़ाई वाला सूट पर पहनकर क्यों जाऊं? मैंने कहा, तो दोस्त के घर जाते हैं ना, तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं? कहने लगी, अच्छा पहन लेती हूँ। और तुम क्या पहनोगी? मैंने कहा, तुमसे अच्छा पहनूंगी, जाओ पहन कर आओ। मैंने भी एक अच्छा कॉटन का सूट पहन लिया। मैंने कौन सा कहीं जाना था, सिर्फ उसे तैयार करवाना चाहती थी। उसका हल्का फुल्का मेकअप किया तो कहने लगी, मुझे तो तुम यूँ तैयार कर रही हो जैसे कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, खुद तो तुमने सिंपल सा सूट पहना है। मैंने कहा, तुम बहुत बोलती हो यार, चुप कर जाओ। फिर मैंने उसके बाल भी खुले छोड़ दिए। कहने लगी, ये क्या कर रही हो, तुम चिट्टियाँ बांध कर जाओगी? मैंने कहा, जी नहीं, बिल्कुल वैसे जाऊँगी जैसे मैं चाहती हूँ। हल्का फुल्का मैंने भी मेकअप कर लिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई।
मैंने कॉल की दानिश भाई को तो वो पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कहने लगे हाँ बोलो, कहाँ तक पहुँचा मामला। मैंने कहा बस सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। कहने लगे ओके ठीक है, बाहर आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में ही मिलूँगा। मैं जैसे ही अतीका के साथ मैं दरवाजे पर बाहर आई, गाड़ी में दानिश भाई को देखकर वो घबराई थी। कहने लगी तो क्या हम उनके साथ जाएंगे। मैंने कहा और क्या, हमें ड्रॉप कर देंगे। इससे पहले कि पीछे की तरफ जाती, पीछे की नशिस्त का दरवाज़ा खोलती, मैंने जल्दी से फ्रंट डोर खोला। मैंने कहा बैठो ना यहाँ पर, पीछे मैं बैठूंगी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी, आंखें फैला कर देख रही थी, लेकिन दानिश भाई के सामने बोल कुछ नहीं पाई। चुपचाप आगे बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा ओके बाय बाय। ये सुनकर अतीका के होश उड़े थे। दानिश भाई कहने लगे ओके खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी काम हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। वो दोनों जा चुके थे। एंड उसी वक्त जान की गाड़ी भी आकर खड़ी हुई थी। शायद वो फैक्ट्री से वापस आया था। दानिश भाई की गाड़ी को जाते हुए देख चुका था। गाड़ी से उतर के कहने लगा ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा डेट पर जा रहे हैं। उसने मुझे ताज्जुब से देखा। मैंने कहा बेचारे दानिश भाई, जब से मंगनी हुई है उन्हें एक भी मौका मिला नहीं अतीका से बात करने का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये शुभ काम मैं अपने ही हाथों से कर दूं। वो कहने लगा बहुत शौक़ है तुम्हें दूसरों को मिलवाने का, डेट पर भेजने का। मैंने कहा इसमें बुराई क्या है। वो मैंने लगा मंगेतर तो तुम भी हो मेरी, तो क्या मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में डेट कर ले जा सकता हूँ। मैं कुछ नर्वस हुई थी। मैंने कहा हम तो बातचीत करते रहते हैं। कहने लगा कौन सी बात करती हो तुम, फिजूल ही बोलती रहती हो, उसे तुम बातचीत कहती हो। मैंने कहा तो और क्या होता है, यही सब कुछ होता है। मैं नज़र चुरा रही थी। कहने लगा तुम्हें क्या लगता है दानिश भाई और अतीका रेस्टोरेंट में जाकर बोंगियाँ मारेंगे जैसे तुम मारती हो। मैंने कहा मुझे क्या पता, ये उनका आपस का मामला है। उससे पहले कि मैं घर के अंदर जाती वो मेरी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा जब तुम्हारी बहन जा सकती है डेट पर तो फिर तुम क्यों नहीं चलो, चलो गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैंने अम्मी से नहीं पूछा। कहने लगा तो मैं क्या करूं, अपना भी पूछ लेना चाहिए था ना, दूसरों के रास्ते हमवार करने का बहुत शौक़ है तुम्हें, चलो बैठो गाड़ी में। वो मुझे गाड़ी की फ्रंट सीट के पास ले आया। दरवाज़ा खोला, मैं अंदर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। कहने लगा कि किस रेस्टोरेंट में गए हैं वो लोग। मैंने कहा हम वहाँ क्यों जाएं। कहने लगा बताओ तो वहाँ नहीं जाएंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हम कहीं और जाएंगे, ये ना हो हम भी वहाँ पहुँच जाएं। मैंने उसे रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, लेकिन गाड़ी उसने उसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ी की। मैंने कहा यहाँ क्यों आए हो। कहने लगा देखते हैं ना दोनों डेट कैसे मारते। मुझे उसकी बात में काफ़ी दिलचस्पी सी महसूस हुई थी। मैंने कहा ये ठीक है। जैसे ही हम अंदर गए, सामने ही टेबल पर वो दोनों बैठे थे। अतीका बेहद नर्वस थी। उससे पहले कि मैं ज़ियान से ये कहती कि हम किसी और टेबल पर बैठते हैं, वो सीधा उन दोनों के टेबल के पास गया और अतीका के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर मैं हैरान हुई थी। हैरान तो दानिश भाई भी हो गए थे, क्योंकि आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।